हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल शैलेश सर सिवान में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 11वीं के फिजिक्स चैप्टर 1 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स जो क्लास 11 है उसका विषय सूची क्या है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं उसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विषय सूची ये क्लास 11 का फिजिक्स है, जिसमें आप लोगों को ये कुल 15 चैप्टर्स दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ये कुल 15 चैप्टर्स हैं और कुल 15 चैप्टर्स में क्या क्या है, हम एक एक चैप्टर्स के बारे में थोड़ा इसके सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर ये आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये पहला जो चैप्टर है इसका जो नाम है भौतिक जगत। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है मात्रक तथा मापन। तीसरा जो चैप्टर है उसका नाम है सरल रेखा में गति। चौथा है समतल में गति। पांचवा गति के नियम। छठवां है कार्य ऊर्जा और शक्ति। सातवां है कणों के निकाय तथा गुणन गति और आठवां है गुरुत्वाकर्षण। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भाग 1 में 8 चैप्टर्स हैं। क्या है जी? भाग 1 में 8 चैप्टर्स हैं और भाग 2 में कितना चैप्टर्स है? 1 2 3 4 5 6 और 7 चैप्टर्स है, यानी 8 7 टोटल कितने चैप्टर्स हो गए? 15 चैप्टर्स हो गए। समझ में आ रही है? तो ये भाग 2 में पढ़ना है ठोसों के यांत्रिक गुण, यानी ठोस का यांत्रिक गुण क्या होता है उसके विषय में पढ़ना है। तरलों के यांत्रिक गुण, जो द्रव अवस्था में पदार्थ मिलते हैं उसका यांत्रिक गुण क्या होगा उसके विषय में पढ़ना है। द्रव के तापीय गुण, यानी जो द्रव है उसका टेम्परेचर क्या होता है उसके विषय में पढ़ना है। उष्मा की गति के नियमों के बारे में पढ़ना है। जैसे कि आपको कह सकते हैं कि फ्रिज के बारे में पढ़िए, हीटर के बारे में पढ़िए, उसके विषय में पढ़ना है। अणु गति सिद्धांत, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन जितने भी होते हैं छोटे छोटे अणु, उन सभी के सिद्धांतों के बारे में पढ़ना होता है। 14 नंबर दोलन, जो दोलन गति होती है उसके विषय में पढ़ना होता है और तरंग जो वेव्स होते हैं उसके विषय में पढ़ना है। तो हम लोग एक एक चैप्टर्स को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल एनसीईआरटी का फुल सॉल्यूशन पढ़ेंगे और उसको हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं चैप्टर 1 स्टार्ट करता हूं। तो पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है भौतिक जगत। अच्छा, भौतिक जगत सुनने से क्या मतलब होता है? स्पष्ट ये कह रहा है कि भौतिक जगत यानी जो हमारी आसपास की घटनाएं हो रही है, सुबह से शाम तक जो हमारे आसपास की घटनाएं हो रही है, जितना परिवर्तन हो रहा है वो सभी के सभी भौतिक जगत में होते हैं। आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कह सकते हैं कि ये हमारी आंखें जिन चीजों को देखती है, यानी सुबह से शाम तक जिन वस्तुओं को हमारी आंखें देखती है, उस सभी के सभी भौतिक जगत के अंतर्गत आते हैं, उस सभी के सभी भौतिक जगत में होते हैं, उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, ये चीजें होती है। तो जो ये पहला टॉपिक मिलता है भौतिक जगत, यानी सुबह से शाम तक हम जिन कार्यों को करते हैं या जो आसपास की घटनाएं होती है जिसका हम अध्ययन करते हैं या जो हमें अनुभव होता है या आभास होता है, वैसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक जगत कहते हैं। समझ में आ रही है? तो इन चीजों को समझने के लिए हम एक एक कंसेप्ट को बारीकी से पढ़ेंगे और समझते चलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी बिजली की गड़गड़ाहट, ये हमारी क्या हो रही है? भौतिक परिवर्तन है। किसी का साउंड का सुनाना, ये भौतिक परिवर्तन है, यानी किसी के आवाज को सुनना, हमारे कान तक आना, ये भी किसी का माध्यम से आ रहा है, क्या? भौतिक परिवर्तन। मतलब जितने भी घटनाएं हमारे आसपास हो रही हैं, जो भी परिवर्तन हमारे आसपास हो रहा है, वो सभी के सभी भौतिक जगत में होता है, यानी फिजिकल वर्ल्ड में होता है। अब देखिए, अब भौतिक जगत जानने से पहले हमको थोड़ा सा साइंस के बारे में जानना है। साइंस यानी बोले तो ये साइंस। देखिए, फिजिक्स पढ़ने से पहले हम साइंस के बारे में पढ़ें, क्योंकि साइंस जो फिजिक्स है वो साइंस के अंदर ही आता है, अंतर्गत ही आता है। तो जानिए साइंस क्या होता है, आप समझिए थोड़ा सा। साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया से हुई, साइंसिया, यानी आप कह सकते हैं साइंसिया से हुई, जिसका अर्थ होता है, अर्थ क्या होता है? जानना, यानी टू नो, जानना। क्या होता है जी? जानना होता है। यानी साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? साइंसिया से, जिसका अर्थ होता है जानना। यानी जो
यानी जो भी चीजें घटित हो रही है, जो भी चीजें इंसान जानने की अपेक्षा रखता है कि हाँ ये चीजें ऐसे हो सकती है, इसका परिवर्तन ऐसे हो सकता है, इसका रिजल्ट ऐसे हो सकता है, वो सभी के सभी साइंस के अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये साइंस होता है। और साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंसिया से हुई, जिसका अर्थ होता है जाना। और साइंसिया कौन सा शब्द है जी? ये है ग्रीक शब्द है, ये ग्रीक शब्द है जिससे बना हुआ है साइंसिया। अच्छा, अब साइंस के भी बहुत मूल ब्रांच होते हैं, साइंस के भी मूल ब्रांच होते हैं। अच्छा, साइंस के कौन कौन से मूल ब्रांच होते हैं, थोड़ा उस विषय पर भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखिए, साइंस के मूलतः 3 विज्ञान होते हैं, 3 स्टैंड्स कह सकते हैं आप कि साइंस के 3 स्तंभ होते हैं, यानी साइंस के 3 मूलतः विज्ञान होते हैं। आप कह सकते हैं पहला जो होता है भौतिकी, भौतिकी या कह सकते हैं आप भौतिक विज्ञान। दूसरा होता है रसायन विज्ञान, या रसायन शास्त्र कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा होता है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, यानी ये होता है आपका फिजिक्स, ये होता है केमिस्ट्री और ये होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी समझ में आ रहा है? बायोलॉजी, ये साइंस के 3 भाग होते हैं और तीनों से बनकर मिलकर बनता है आपका साइंस। देखिए, साइंस में जो पहला मिलता है हमको, जो पहला भाग है भौतिकी यानी भौतिक विज्ञान, यानी इसमें हम लोग भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मिलता है रसायन विज्ञान, इसमें पढ़ेंगे केमिस्ट्री यानी मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शंस कहते हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। और उसके बाद मिलता है जीव विज्ञान, इसमें छोटे छोटे जीवों के बारे में, बड़े बड़े जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये था साइंस के 3 भाग, जिससे हमको ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का अध्ययन करना है। लेकिन हम इस क्लास में सिर्फ फिजिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी फिजिक्स के गतिविधियों के बारे में जानेंगे, फिजिक्स क्या चीज है उसके विषय में जानेंगे, फिजिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई उसके विषय में जानेंगे। ये सबका थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि भौतिकी क्या है, यानी फिजिक्स क्या है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, फिजिक्स पढ़ने में बहुत मजा आता है, यानी ऐसा कोई चीज ना हो, ऐसी कोई घटना ना हो जिसके अंतर्गत फिजिक्स का वर्णन न किया गया हो। आज फिजिक्स के माध्यम से हम लोग अंतरिक्ष में वहां क्या हो रहा है उसी घटनाओं के बारे में, छोटे छोटे अणुओं के बारे में, बड़े बड़े ठोसों के बारे में, रॉकेट के बारे में, परमाणु के बारे में, यंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। ये सब संभव किससे हुआ है? ये सब संभव हमारा फिजिक्स से हुआ है। तो चलिए हम जानना तो पड़ेगा भाई फिजिक्स का नाम कैसे पड़ा, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस शब्द से हुई, शब्द से हुई। किससे हुई? फ्यूसिस शब्द। ये फ्यूसिस शब्द कौन सा है? ये ग्रीक शब्द है, ये ग्रीक शब्द है। अच्छा, फ्यूसिस का अर्थ होता है, फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति। क्या होता है जी? प्रकृति, यानी प्रकृति में होने वाले घटनाओं, प्रकृति में होने वाले घटनाओं, उनकी परिकल्पनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वैसी घटना को हम लोग भौतिकी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो फिजिक्स कहां से मिलता है? हमारा फिजिक्स मिलता है एक ग्रीक भाषा फ्यूसिस शब्द है, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक, यानी प्रकृति में होने वाले घटनाओं, उनके परिकल्पनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग भौतिकी कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, अगर इसकी बात कर दे कि इसका सटीक डिफिनेशन क्या होगा, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अगर हम फिजिक्स की डिफिनेशन दे इसका, तो लिख सकते हैं आराम से। हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि विज्ञान की वह शाखा, लिखेंगे यहां से, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति या
या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे भौतिकी कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये चीज होता है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग भौतिकी कहते हैं। अब तो एक बात आ गई भाई कि चलिए ये तो डिफिनीशन हो गया कि फिजिक्स के बारे में हम लोग जान लिए, लेकिन इसका भौतिकी नाम कैसे पड़ा, कैसे अनुभव हुआ कि भाई ये भौतिकी ही क्यों पड़ा और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उसके विषय में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जैसे समझाने की कोशिश करेंगे आपको। जैसे मान लीजिए कि यह एक क्या है, पेड़ है, ठीक है। अब इस पेड़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस पेड़ को हमने यहां से क्या किया, कट कर दिया। तो कट करने के बाद से यहाँ क्या किया, हमने छोटे छोटे लकड़ी इकट्ठा किए और इन लकड़ियों को क्या किए, जला दिए। तो ये जलाए, इन जब लकड़ियों को हमने जला दिया तो क्या हुआ, ये जलने के बाद से क्या बने, ये राख बन गया। राख बना तो जब ये जलाने से जो राख बन गया हो गया रासायनिक परिवर्तन। यानी हमने एक पेड़ लिया और पेड़ को काटा और उसको छोटे छोटे टुकड़ों को जला दिया, जलाने के बाद से राख बना, तो जो जलने की प्रक्रिया हुई वो रासायनिक परिवर्तन हुआ। मैंने पुनः इसी पेड़ को लिया, एक टहनी को और काटा और यहाँ काटने के बाद से हमने क्या किया कि एक कुर्सी बना दिया। कुर्सी बनाया कि नहीं बनाया, और इसको कुर्सी बनाने के बाद से इसका हम लोगों ने क्या किया, अपने भौतिक जीवन में उपयोग करना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए इस लकड़ी का उपयोग हमने क्या किया, कुर्सी बनाकर किया। कुर्सी बनाया ना, तो इसका इस लकड़ी का सार्थक उपयोग हुआ ना, कुर्सी से हम लोग बैठ सकते हैं, बैठ कर अपने कामों कर सकते हैं। तो जो ये परिवर्तन हुआ बाबू, ये हुआ आपका भौतिक परिवर्तन। आया समझ में? तो इसका नाम पड़ेगा क्या, भौतिकी। अब समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन, ये हो गया आपका भौतिक परिवर्तन, और इसी से हमको मिलता है भौतिक जगत यानी भौतिक के बारे में पढ़ना। बात समझ में आ रही है? तो ये था हमारा आपका क्या बोलते हैं, भौतिकी किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन, और भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसका यहाँ डिफाइनेशन है। बात समझ में आ रही? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए, अब तो डिफिनेशन जान गए हम लोग, अब जानते हैं कि फिजिक्स का कितने प्रकार के होते हैं। तो फिजिक्स, अब जानिए कि फिजिक्स जो है वह कितने प्रकार की है। देखिए फिजिक्स जो है, देखिए फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, यानी मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स को हम लोग कहते हैं स्थूल भौतिकी। क्या कहा जाता है जी, स्थूल भौतिकी। और इसी का बाद में नाम चलकर पड़ा क्या, क्लासिकल फिजिक्स, यानी चिरस्मत भौतिकी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया था। एक होता है मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स और एक होता है आपका माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, यानी इसको कहते हैं हम लोग सूक्ष्म भौतिकी। क्या कहते हैं जी, सूक्ष्म भौतिकी। याद रखिएगा कि फिजिक्स को दो भागों में सबसे पहले बांटा गया। पहला बांटा गया था मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स और दूसरा माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, यानी सूक्ष्म भौतिकी और स्थूल भौतिकी। देखिए अब चीजें यानी बहुत बड़ी बड़ी चीजें, समझ में आ रहा है? मैक्रो मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा चीजें, यानी हम लोग क्या करेंगे, बड़े बड़े ठोसों पिंडों के बारे में अध्ययन करेंगे। किस में अध्ययन करेंगे जी, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में। और मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स का नाम पड़ा था क्लासिकल फिजिक्स, जिसको पहले प्राचीन में पढ़ा
पढ़ाई किया जाता था, यानी पढ़ा जाता था। समझ में आ रही है? तो मैक्रोस्कोपिक में बड़े बड़े अणुओं, परमाणुओं यानी बड़े बड़े ठोसों के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं जी? बड़े बड़े ठोसों के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसमें? मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में, यानी क्लासिकल फिजिक्स में, यानी चिरस्मत भौतिकी में। देखिए थोड़ा हिंदी का जो नाम है ना वो थोड़ा सा बड़ी कठिन है, लेकिन अंग्रेजी का जो नाम है ना बड़ी इजी है। तो अब इंटर में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इंग्लिश वाला वर्ड जानने की कोशिश करिए आप लोग। तो ये मैक्रोस्कोपिक हो गया, और इसी का दूसरा नाम क्या होता है? क्लासिकल फिजिक्स, यानी इसमें मैक्रोस्कोपिक में बड़े बड़े अणुओं, ठोसों के बारे में अध्ययन करते हैं। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक जो है फिजिक्स है, इसमें छोटे छोटे अणुओं, परमाणुओं, न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों का अध्ययन करते हैं, यानी छोटे छोटे चीजों के बारे में अध्ययन हम लोग करते हैं। किसमें करते हैं? माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में। अच्छा, इसी का नाम है आपका मॉडर्न फिजिक्स। क्या नाम है जी? मॉडर्न फिजिक्स। अच्छा, इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटम फिजिक्स, यानी इसी को भी हम लोग कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। यानी फिजिक्स की दो ही शाखाएं थी, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। और मैक्रोस्कोपिक का नाम होता है क्लासिकल, मतलब जो प्राचीन में पढ़ा करते थे, और माइक्रोस्कोपिक का नाम है मॉडर्न फिजिक्स, जो हम लोग आज पढ़ा करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कि क्लासिकल फिजिक्स में क्या पढ़ना होता है हमको? है यांत्रिक के बारे में पढ़ना होता है, यानी यंत्र के बारे में पढ़ना होता है। मैकेनिक्स समझ रहा है ना? मोटर गाड़ियों के बारे में पढ़ना होता है, वेन के बारे में पढ़ना होता है, जहाज के बारे में पढ़ना होता है, जितने भी यांत्रिक चीजें होती है उसके विषय में ये पढ़ना होता है। उष्मागतिकी मतलब फ्रिज के बारे में पढ़ना होता है, कूलर के बारे में पढ़ना होता है, एसी के बारे में पढ़ना होता है, जो टेम्परेचर से रिलेटेड चीजें होती हैं उसके विषय में पढ़ने होते हैं। विद्युत चुंबकत्व, इसमें विद्युत चुंबकत्व के बारे में पढ़ना होता है। नंबर 4 है ध्वनि विज्ञान, साउंड्स के बारे में पढ़ना होता है कि साउंड कैसे सुनाई देता हुआ है, उसके विषय में पढ़ना होता है। एक होता है प्रकाशिकी, यानी लेंस के विषय में पढ़ना होता है। प्रकाशिकी मतलब दर्पण के विषय में पढ़ना होता है। ये चीजें होती है। तो आपको 11 में ये यांत्रिकी पढ़ना होता है, ध्वनि पढ़ना होता है, और उष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना होता है। 12 में आपको विद्युत चुंबकत्व और प्रकाशिकी के बारे में अध्ययन करना होता है। अब आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। तो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना, रिलेटिविटी के बारे में पढ़ना होता है, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना होता है 11th में। 12th में क्या पढ़ना होता है? परमाणु भौतिकी के बारे में पढ़ना होता है, और नाभिक भौतिकी के बारे में पढ़ना होता है। ये चीजें होती है, और यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका फिजिक्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। देखिए, अब प्रकृति के मूल बल जानना है कि प्रकृति का मूल बल क्या है। तो प्रकृति का मूल बल, देखिए प्रकृति के मूल बल 4 होते हैं। कौन कौन? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। अच्छा, पहले की अगर हम बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं, तो ब्रह्मांड में जितने भी पिंड होते हैं एक दूसरे को आकर्षण करने की क्षमता प्रवृत्ति में होते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है एक दूसरे को आकर्षण करने की प्रवृत्ति के मूड में होते हैं, तो हो सकता है उसमें तो द्रव्यमान होगा। जब द्रव्यमान होगा तो एक दूसरे को आकर्षण करेंगे, जब आकर्षण करेंगे तो उनका जो द्रव्यमान उनके गुणनफल के बराबर होगा, और जो उनके बीच की दूरी है उनके विद्युत क्रमानुपाती के बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं, इसको समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कि M1 एगो पिंड है और M2 एगो पिंड है, और इनके बीच की दूरी क्या है? R है, और इस पर बल क्या लग रहा है जी? इस पर बल फोर्स F लग रहा है, दोनों पर F लग रहा है। तो ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षण करने की प्रवृत्ति के मूड में होते हैं, तो क्या होगा? F प्रोपोर्शनल टू R, इक्वेशन नंबर 1, सॉरी M1, और F प्रोपोर्शनल टू M2, इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं, और इनके बीच की दूरी तो F समानुपात 1/r², इक्वेशन नंबर 3। अगर इन तीनों से हम हल करते हैं तो क्या मिलेगा? F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बटे के R², यानी इसको हम हटाएंगे प्रोपोर्शनल को तो नियतांक G बढ़ेगा, यानी M1 M2 बटे के R²। अच्छा, G क्या है जी? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या है जी? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, तो G का वैल्यू क्या होता है? अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें तो G का वैल्यू क्या होगा बताइए? G का वैल्यू क्या होता है जी?
जी के वैल्यू होता है 6.67 को 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, इतना होता है। तो अब ये क्या मिला हमको, ये जो हमको थ्योरम मिला, यहां से पता चलता है कि ग्रेविटेशनल यानी दो पिंडों के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपात के बराबर ये होता है। ठीक है, तो यहां से हमको ये चीजें आसानी तरीका से मिल गई। बात समझ में आ गई, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए दूसरा जो होता है आपका विद्युत चुंबकीय बल। अच्छा, विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए, हम इसको थोड़ा सा यहाँ समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि Q1 एगो पिंड हो गया और Q2 दूसरा पिंड, इसके बीच की दूरी क्या है, R है। इस पर बल क्या लग रहा है जी, F लग रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू Q1 के बराबर, दूसरा क्या होगा Q2 के बराबर, और तीसरा क्या होगा Q1 1/r² हो जाएगा। अब इन तीनों से हल करेंगे तो क्या मिलेगा, यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। अब हम कांस्टेंट को हटाएंगे यहाँ से प्रोपोर्शनल को, तो क्या बढ़ेगा जी K, यानी Q1 Q2/r² मिला। और K क्या है, K क्या है जी, नियतांक है। क्या है जी, नियतांक। बताया था आप लोगों को ना कि K क्या होता है, नियतांक होता है। तो K का मान कितना हो जाएगा, K की बात करें तो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यही होता है। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये इसका वैल्यू होते हैं। तो ये आपका हो गया विद्युत चुंबकीय बल और ये था आपका गुरुत्वाकर्षण बल। उसी प्रकार प्रबल नाभिकीय बल है। ये प्रबल सबसे अधिक प्रबल जो होता है, मतलब मजबूती जो होता है, इसमें मजबूती कायम रखा जाए तो उसका होता है प्रबल नाभिकीय बल। दुर्बल होता है जो बहुत कमजोर हो, जो सबसे क्या हो, कमजोर हो। जैसे समझ लीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक मोटा सा व्यक्ति है, एक मोटा कोई व्यक्ति है, कोई बड़ा मोटा एक व्यक्ति है। ठीक है, ये कोई मोटा व्यक्ति है और एक ये क्या है, पतला व्यक्ति है। ये एक पतला व्यक्ति है, तो इसके अपेक्षा इसके अंतर्गत कितना है, अगर ये 1 गुना मजबूत है तो ये 10 गुना मजबूत है कि नहीं है। तो इसके अपेक्षा इसके अंदर कितना पावर है जी, 10 गुना पावर है। 10 गुना पावर है कि नहीं है, तो जब 10 गुना पावर तो क्या होगा, ये प्रबल हो गया। यही कहा जाएगा आपका कमजोर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब थोड़ा अनुपात के बारे में जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल बल से कितना कमजोर होता है, दुर्बल बल विद्युत चुंबकीय बल से कितना कमजोर होता है, और विद्युत चुंबकीय बल प्रबल बल से कितना कमजोर होता है। तो याद रखिएगा कि जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो 10⁻39 गुना इससे क्या होता है, प्रबल से कमजोर होता है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद मिलता है दुर्बल बल, ये क्या होता है, ये विद्युत चुंबकीय बल से 10⁻³ यानी 10⁻11 गुना कमजोर होता है। और ये जो विद्युत चुंबकीय बल है वो प्रबल बल से 10⁻² गुना कमजोर होता है। यानी सबसे जो एक्टिव जो होता है, स्ट्रांग होता है, वो होता है प्रबल नाभिकीय बल, यानी 1 होता है। याद रखिएगा कि सबसे अधिक क्या होता है, 1 होता है। सबसे कमजोर क्या होता है, 10⁻39। तो यही था आपका भौतिक जगत। और भौतिक जगत के सारे हम लोग बेसिक कंसेप्ट को पढ़ लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग की वीडियो क्लास अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो क्लास अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।